Hello everyone. So in today's video we will start the unit number 3 of the class 11th, which is laws of motion. We have already studied some topics of the chapter in the class 9th. So first of all, we already know what is force. Force is a physical quantity which can change the motion of the body or which can change the direction of the motion of the body. It can also change the shape and the size of the body. Means एक ऐसी क्वांटिटी जिससे आप बॉडी के मोशन को चेंज कर सकते हो, उसके मोशन को, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, आप उसकी शेप या साइज या डायरेक्शन को बदल सकते हो. ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोला जाता है. We have already discussed the term inertia in the class 9th. So inertia क्या है? It is the resistance to change. What is inertia? Inertia is a resistance to change. It is the property due to which a body oppose the change of its state of rest or change of state of motion. Means एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट को चेंज होने से रोकती है, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्शिया. मीन्स अगर आप एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आना चाहोगे तो बॉडी मोशन में नहीं आना चाहेगी, वो रेस्ट पे रहना चाहेगी. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और आप उसको रोकना चाह रहे हो तो वो बॉडी नहीं चाहेगी कि उसको रोका जाए. इट विल टेंड टू रिमेन इन मोशन. अगर आप बॉडी की डायरेक्शन बदलना चाहोगे तो बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देगी, वो इसको अपोज करेगी, इसको रेजिस्ट करेगी. बॉडी की इसी प्रॉपर्टी का नेम है इनर्शिया. अब देखिए, इनर्शिया हमारा 3 टाइप्स का है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द रेस्ट, जब एक बॉडी रेस्ट पे रहना पसंद करती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. एंड द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में और सीधे रहना चाहती है तो सच प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. और टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन डायरेक्शन, जब एक बॉडी डायरेक्शन को चेंज होने से रोकती है, सच प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो यहां पर हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि इनर्शिया क्या होता है. अब देखिए, नाउ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मान लीजिए हमारे पास एक बाइसाइकिल है और एक है कार, तो अगर हम एक कार को मूव करने लगे तो हमारा एफर्ट ज्यादा लगेंगे. यानी कि कार अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाती है, ज्यादा रेजिस्ट करती है अच्छे से. इसीलिए कार का इनर्शिया ज्यादा है और साइकिल का इनर्शिया कम. मींस कोई बॉडी जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगी उसकी रेस्ट या मोशन को चेंज होने के लिए, जितना रोकेगी, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा. और यहां पर क्लियरली अगर कार और साइकिल को कंपेयर किया जाए तो कार का इनर्शिया ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर मास. सो वी कैन से दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन. सो लेट अस स्टार्ट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. What is Newton first law? Newton first law says that if we do not apply any force on a body, then it will remain in either state of rest or state of uniform motion. अगर हम बॉडी के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता. This is known as Newton first law of motion. And you already know that Newton first law of motion is also known as law of inertia. Law of inertia भी तो यही कहता है कि जब तक आप एक बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने नहीं देता है. सो नाउ we discuss some examples of Newton's first law, or you can say inertia.
देखिए व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग, मान लीजिए एक हॉर्स एकदम से दौड़ना स्टार्ट करता है तो जो राइडर उसके ऊपर बैठा हुआ है वो पीछे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो हॉर्स के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ही हॉर्स ने आगे मूव करना स्टार्ट किया हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी आगे मूव किया, लेकिन हमारी बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा वो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहता है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। सिमिलरली जब आप एक बस के अंदर जा रहे हो, व्हेन अ ड्राइवर ऑफ ए फास्ट मूविंग बस अप्लाई द ब्रेक्स, तो क्या होता है, आप मतलब फास्ट मूविंग बस का जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई हमारी बॉडी का लोअर पार्ट रुक जाता है, वो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन बॉडी का ऊपर का हिस्सा अभी भी मोशन में रहना चाहता है। वो आगे की तरफ चल रहा था, बॉडी चाहती है अभी भी हम आगे की तरफ जाएं, इसी वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। So these are some examples of the न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और भी कई एग्जाम्पल हैं इसके, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जब हम एक ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं तो इसके कुछ जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज फ्रूट्स वांट टू बी एट रेस्ट और ब्रांचेस ऑफ द ट्री दे कम इन मोशन, क्योंकि एक रेस्ट पे रहना चाहता है और एक मोशन में, ड्यू टू विच दे बिकम सेपरेट एंड फ्रूट्स विल फॉल डाउन। क्लियर? और भी आपके कोई एग्जांपल होंगे, जैसे कि आपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जांपल, जैसे अगर फास्ट मूविंग बस के अंदर एक ड्राइवर लेफ्ट साइड में टर्न लेता है तो हमारी बॉडी राइट साइड की तरफ गिरती है, अगर वो राइट साइड में टर्न लेता है तो हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ गिरती है। तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या है? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मोशन प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को जो टर्म मेजर करती है वो उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। अभी मोमेंटम को मेजर करने के लिए हमें बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों पता होने चाहिए। तो मास इनटू वेलोसिटी, इसी को हम इनके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास जो नई टर्म आती है दैट इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अब देखिए यहां पर P इक्वल्स टू mv, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अगर मास को इंक्रीज किया जाए तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, तो अगेन इट विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रख दिया जाए और मास और वेलोसिटी के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर? और तो चलिए अब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ समझा, उसके कुछ एग्जांपल्स किए, फिर मोमेंटम के बारे में समझा। अभी हम समझते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जरा एक चीज समझिए आप, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। पहले मान लेते हैं हम कोई भी एक बॉडी है, अगर हमें उस बॉडी के मोमेंटम को क्या करना है, चेंज करना है। अगर हमें बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वी हैव टू चेंज इट्स वेलोसिटी। वी विल हैव टू चेंज वेलोसिटी, और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अगर हमें किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है मींस वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो यहां पर एक चीज हमें क्लियर हुई कि जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा। क्लियर? तो फोर्स, मोमेंटम जितना चेंज होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो और एक बात है, अगर हम कम टाइम के अंदर मोमेंटम को चेंज कर देते हैं तो यानी कि फोर्स हमने उतना ज्यादा लगाया है। अगर हमें मोमेंटम चेंज करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो यानी कि फोर्स हमसे कम लगा। ठीक है? अगर फोर्स कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो इसीलिए वो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चेंज इन मोमेंटम ऊपर आएगा और टाइम नीचे आएगा, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, dp अपॉन dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद द टाइम। और इसी को बोला जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी is directly proportional to rate of change of momentum
मीन्स जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जिस स्पीड से मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, उतना ही ज्यादा बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स भी अप्लाई होगा। अगर हम इस साइन को हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इज कॉल्ड के। कांस्टेंट को हमने किससे डिनोट किया, के से। तो आई होप आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से हम फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। कैसे? अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस p की जगह पर मैं ये पुट करता हूं m इंटू वी। तो फॉर्मूला हो गया k एज इट इज, d बाय डी टी एज इट इज, और p की जगह को हमने रिप्लेस कर दिया mv के साथ। तो मास कांस्टेंट है, उसको हम अलग से रखते हैं। अब क्या चेंज हो रहा है, dv बाय dt, क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। km dv बाय dt। अब आपको अच्छे से पता है dv बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू के एम ए। क्लियर? और यहां पर जो k की वैल्यू है वो 1 होती है। तो भाई अगर k को आप 1 पुट करते हो तो F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहां पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया m इंटू ए, एंड दिस इज द फॉर्मूला विच इज डिराइव फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मान लेते हैं x डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा, z डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा। तो फोर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और एक्सेलरेशन को ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्लियर? तो अगर x डायरेक्शन में कितना फोर्स था, मास इनटू एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन निकालें। y डायरेक्शन का फोर्स कितना था, m इंटू ए वाई, जेड डायरेक्शन में m इंटू ए जेड। अच्छा, जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज mlt माइनस 2, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। सो नाउ द डायमेंशनल एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द फोर्स। अब देखिए फोर्स की यूनिट आपने आज तक जो पढ़ी है वो फोर्स की यूनिट आप पढ़ते आए हो न्यूटन सिंपली। अभी देखिए लेकिन जो फोर्स की यूनिट्स को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट होती है और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। अभी पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में इसकी एसआई यूनिट इसकी यूनिट रहेगी, एब्सोल्यूट यूनिट रहेगी डाइन। सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की क्या है, डाइन। देखिए 1 न्यूटन का मीनिंग क्या है आपको पता, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास बॉडी का 1 किलोग्राम हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो हम कहेंगे बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। क्लियर? एंड नाउ इन द सीजीएस सिस्टम इफ मास इज 1 ग्राम and the acceleration is 1 centimeter per second square, then we say that the force is 1 dyne. क्लियर? अच्छा अब देखिए जरा 1 न्यूटन हमने यहां पर पता किया कि 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो मैंने अब 1 न्यूटन एज इट इज 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब देखिए किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 1 मीटर हाउ मच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। Clear? So now it becomes 10 raised to the power 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इट इज द इक्वल्स टू डाइन। Here ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू डाइन। सो 1 न्यूटन becomes equals to 10 raised to the power 5 dyne. I hope that it's clear to you. But if you find any kind of problem, then you can contact to me. And now the another type of unit, another unit is that is the gravitational unit of the force. अब gravitational unit क्या होती है इसकी, that is kilogram weight, or we can also say kilogram force. So how will we define it? Force is said to be 1 kilogram weight or 1 kilogram force if it produces the acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. मीन्स अगर 1 किलोग्राम की बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जाए तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का फोर्स कितना है, 1 किलोग्राम वेट। अच्छा अगर आपने देखा होगा हम बॉडी का जब भी मशीन में वेट चेक करते हैं तो किसी बॉडी का वेट ऐसे हम किलोग्राम में बताते हैं, हम बोलते हैं ना कि 30 किलोग्राम
40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मास, दैट इज नॉट द वेट। क्लियर? तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट बोलना है तो यू विल सपोज कोई बॉडी को आपने मशीन पे चेक किया और वो कितने 30 किलोग्राम की थी, तो वी विल से दैट इट्स वेट इज 30 किलोग्राम वेट। वो कंप्लीट बोलना है आपने, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। क्लियर? ये रही इसकी एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट में बोलेंगे तो ग्राम फोर्स, किलो हटा देंगे, ग्राम फोर्स, इट विल बिकम सीजीएस यूनिट। So now we will discuss some applications of second law of motion। देखिए सबसे पहले बड़ा ही सिंपल सा एक कॉमन सा एग्जांपल है, अ क्रिकेट प्लेयर। देखिए जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है। ऐसा क्यों? देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, डीपी बाय dt मींस चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। जे टाइम की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी फोर्स डिक्रीज होगा। तो अगर जब हम एक क्रिकेट प्लेयर कैच करते टाइम हाथों को नीचे लेके जाता है तो वहां पर वो कर क्या रहा है, जैसे वो हाथों को नीचे लेके गया उसने टाइम को इंक्रीज कर दिया, और टाइम इंक्रीज होने से हाथों पे लगने वाला जो फोर्स है इट विल डिक्रीज। क्लियर? तो हाथों पे चोट कम लगेगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, व्हीकल्स आर फिटेड विद द शॉकर्स। क्यों लगाए जाते हैं शॉकर्स? देखिए जैसे ही एक रफ रोड के ऊपर हमारी गाड़ी जाएगी तो हमें जो जर्क लगेंगे, कुछ झटके लगते हैं। क्लियर? तो जो टाइम ऑफ द जर्क है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी पे जो जर्क लगेंगे वो शॉकर्स की वजह से उनका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जितना ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी पे लगने वाला फोर्स उतना ही कम भी होगा। क्लियर? और यही रीजन है कि जब आप एक सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरते हो चोट ज्यादा लगती है, जबकि अगर हम सैंड के एक ढेर के ऊपर अगर गिरते हैं तो हमें चोट कम लगती है। देखिए जब हम एक सीमेंटेड फ्लोर पे गिरते हैं ना तो हमारी बॉडी इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाती है, और यानी कि उसमें टाइम कम लगता है, और जितना टाइम कम लगेगा बॉडी पे फोर्स उतना ज्यादा होगा एंड वी विल गेट इंजर्ड। लेकिन अगर हम एक हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी को नीचे रेस्ट पे आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इट मींस टाइम इज इंक्रीज्ड एंड द फोर्स इज डिक्रीज्ड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kilogram moving with a speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. Find the average resistance offered by the block on the bullet. मीन्स एक बुलेट को आपने फायर किया और वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाती है और 60 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद वो रुक जाती है। तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना लगाया गया बुलेट के ऊपर वो आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए जरा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मींस हमें सबसे पहले यहां एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो वी विल अप्लाई द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर? 0, बिकॉज आफ्टर 60 सेंटीमीटर बुलेट रेस्ट पे आ चुकी है, और इनिशियली उसको कितनी स्पीड से हमने फायर किया था? 90 मीटर पर सेकेंड। मींस u इज 90 और डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.6 मीटर। So by using this equation we will find out the acceleration which comes out to be minus 6750 meter per second square. Now what is the force? Force formula mass into acceleration। अब आपको mass यहां पर given है 0.04 और acceleration 6750, तो answer will become 270 Newton। I hope it's clear to you। Now let us come to the next question। The motion of a particle of mass m is described by the equation y equals to ut plus half gt square। एक पार्टिकल है जो कि मोशन में है और उसके मोशन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा? देखिए ये इक्वेशन y इक्वल्स टू ut plus half at स्क्वायर, y इज द डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dy by dt। मींस हम y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। u कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, और t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे t की पावर 1 है तो यहां आएगा 1/2 एज इट इज, g एज इट इज, t स्क्वायर जब डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आएगा और t की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी, 2 - 1 1, तो 2 से 2 कैंसल, v इक्वल्स टू u प्लस gt।
क्लियर। अब यहां पर आप देखिए हम वेलोसिटी पता चल गई है, अब हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। अब जब u कांस्टेंट है, यहां पर टाइम इन्वॉल्व नहीं है, मींस इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बिकम 0 और g एज इट इज, t की पावर कितनी है 1, तो t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बिकम 1। तो हमारे पास यहां क्या आएगा? dv by dt that is equals to g, means acceleration is equals to g, that is acceleration due to gravity। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? that is mass into acceleration, a equals to g, that is mg। I hope that it's clear to you. If there's any question then you can contact to me.